हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में क्लोज सेट की डेफिनेशन और थ्योरम्स के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं क्लोजर। लेट ए एनी सबसेट ऑफ आर। ए हमने कोई सेट लिया है, रियल नंबर्स के सेट का सबसेट है। देन क्लोजर ऑफ ए इज अ सेट। तो ए का जो क्लोजर है वो एक सेट ही होता है और किस तरह से डिफाइन होता है, ए यूनियन ए डैश। मतलब सेट ए के सभी पॉइंट और ए डैश हमने पढ़ा था डिराइव्ड सेट होता है, यानी कि ए के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। मतलब सेट ए और उसके लिमिट पॉइंट्स का यूनियन, द सेट के सभी पॉइंट और उसके लिमिट पॉइंट के और उसके सभी लिमिट पॉइंट्स का यूनियन अगर हम कर ले, एक सेट बना ले, तो उसे हम कहते हैं क्लोजर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड एज ए बार। और क्लोजर ऑफ ए को हम ए बार से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम लिखें क्लोजर ऑफ ए, किसी सेट ए का क्लोजर क्या होगा, एक सेट है और उसका सिंबल है ए बार, और इक्वल क्या होता है इसके, ए यूनियन ए डैश, यानी कि सेट के सभी पॉइंट और सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन जो है उसे कहते हैं हम क्लोजर ऑफ दैट सेट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे सपोज मैं बात कर रही हूँ एन की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए हमने देखा था एन डैश जो है वो 5 होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता, कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनता। तो नेचुरल नंबर के सेट के लिए एन बार, या फिर कह लो क्लोजर ऑफ एन, क्या बनेगा, एन यूनियन 5, सेट के सभी एलिमेंट्स और उसके लिमिट पॉइंट्स, यानी कि एन डैश हमने देखा 5 है, और एन का अगर नल सेट के साथ यूनियन लोगे तो एन ही आएगा, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो खुद का खुद क्लोजर है। ओके, अब अगर हम इंटीजर्स का सेट लें, z या फिर हम i से जिसे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, सो ऑन। इसके लिए भी हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनता, तो z डैश 5 होता है। तो क्लोजर ऑफ z यानी कि z बार क्या बनेगा, z यूनियन 5, यानी कि z इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी फाइनाइट सेट की हम बात करें तो हमें पता है फाइनाइट सेट के लिए लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते, फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो जो डिराइव्ड सेट है वो 5 होगा, इसलिए सेट इटसेल्फ विल बी द क्लोजर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नल सेट की बात करें तो नल सेट के लिए नल सेट में खुद में भी कोई एलिमेंट नहीं होता और उसके लिमिट पॉइंट भी नहीं होते, तो क्लोजर जो है नल सेट का वो नल सेट ही बनेगा, 5 जो होता है वही सेट बनेगा। अब अगर हम एग्जांपल लें क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो हमें पता है रैशनल नंबर्स के लिए सारे के सारे रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट होते हैं। क्यू डैश जो डिराइव्ड सेट है वो आर होता है, तो क्यू बार या फिर क्लोजर ऑफ क्यू क्या बनेगा, क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि क्यू यूनियन आर, तो रिजल्ट आया आर। ठीक है, यानी कि ये जो रैशनल नंबर्स का सेट है इसके लिए आर जो है वो क्लोजर सेट होगा, क्यू बार जो है वो आर होगा। तो सिमिलरली इररेशनल के लिए भी क्लोजर आर होगा, क्योंकि इररेशनल के सेट के लिए भी सारे रियल नंबर लिमिट पॉइंट बनते हैं। अब हम अगर रियल नंबर्स के सेट की ही बात कर लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के सेट के लिए हमें पता है आर डैश जो है वो आर खुद ही होता है ना। तो अगर मैं आर बार लिखूं तो आर यूनियन आर डैश, यानी कि आर यूनियन आर, मतलब आर इटसेल्फ। ठीक है, तो रियल नंबर्स के सेट का क्लोजर वो सेट खुद है। तो ये क्लोजर की डेफिनेशन है। अब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, हम क्लोजर की डेफिनेशन को क्लोज्ड सेट के साथ एसोसिएट करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम है any set A subset of real numbers is closed set if
एंड ओनली इफ ए इक्वल ए बार। तो थ्योरम क्या कहती है कि कोई सेट क्लोज्ड कब होगा, अगर ए बराबर ए बार आ जाए, एंड इफ एंड ओनली इफ है तो ये दोनों तरफ से हम स्टेटमेंट कह रहे हैं। अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो ए इक्वल ए बार होगा, अगर ए इक्वल ए बार है तो सेट क्लोज्ड होगा। ठीक है, ये हम थ्योरम प्रूव करेंगे। अभी वैसे अगर हम एग्जांपल्स पे जाएं तो देखो, रियल नंबर के सेट के लिए आर बार इक्वल आर आया है और हमें पता है रियल नंबर्स का सेट क्लोज्ड होता है। इसके लिए रैशनल्स के सेट के लिए क्यू बार इक्वल आर आया है, मतलब क्यू बार इक्वल क्यू नहीं आया तो ये क्लोज्ड नहीं है, ये भी हमें पता है। इससे मतलब पहले हमने जो एग्जांपल लिखे उसमें हमने जेड बार और एन बार लिखा था, तो हमने देखा था ना जेड बार जेड आ रहा था, तो हमें पता है ये भी क्लोज्ड होता है इंटीजर्स का सेट। एन बार जो है वो भी एन आ रहा था, हमें पता है नेचुरल नंबर्स का सेट क्लोज्ड होता है। और हमने ये भी देखा कि अगर कोई सेट फाइनाइट होगा तो उसके लिए क्लोजर वो सेट इटसेल्फ बनेगा, है ना, क्योंकि फाइनाइट सेट के लिए लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और हमें ये भी पता है फाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है। सिमिलरली फाई के लिए भी क्लोजर जो है वो खुद ही बनेगा, तो हमें पता है फाई भी क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से तो ये दिख रहा है कि हाँ ऐसा होता है। अब हम इसे प्रूव करेंगे कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो ए बार इक्वल ए होगा, और अगर ए इक्वल ए बार है तो सेट क्लोज्ड होगा। तो इसे प्रूव करेंगे। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन होती है थियरम में तो उसे हमें दोनों तरफ से प्रूव करना होता है। मतलब एक बार तो हम इफ़ एंड ओनली इफ से पहले जो लिखा हुआ है वो अज्यूम करके चलेंगे, और बाद में जो लिखा हुआ है वो रिजल्ट प्रूव करेंगे, फिर बाद वाला जो है वो अज्यूम करके चलेंगे और इफ़ एंड ओनली इफ से पहले वाला रिजल्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, लेट ए सबसेट ऑफ आर बी एनी सेट। ए हमने कोई सेट ले लिया, तो पहले पार्ट में हम इफ एंड ओनली इफ से पहले वाली कंडीशन अज्यूम करके चलेंगे। लेट ए इज अ क्लोज्ड सेट। हम ए को क्लोज्ड लेके चल रहे हैं और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमें, ए बार इक्वल ए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्लोज्ड सेट के लिए वी नो फॉर अ क्लोज सेट, कोई सेट क्लोज्ड कब होता है, जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, यानी कि ए डैश जो है वो कंप्लीटली कंटेन्ड इन होगा सेट ए में, क्योंकि ए क्लोज्ड है ना। तो ए डैश जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, सो ए बार हमें पता है क्या होता है, ए यूनियन ए डैश। ओके, ए यूनियन ए डैश मतलब ए और ए के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। अब लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो ऑलरेडी ए के ही एलिमेंट्स हैं, ये ए का ही सबसेट है। ठीक है, तो हमें पता है ए यूनियन ए डैश, और ए डैश का सुपर सेट बन रहा है, तो ए यूनियन ए डैश क्या आएगा, ए आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू ए, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर कंटेन्ड इन है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि इस सेट के भी सारे एलिमेंट ले लो और इसके भी सारे एलिमेंट ले लो। ठीक है, तो जब हमने ए के सारे एलिमेंट ले लिए तो ए डैश के एलिमेंट तो ऑलरेडी आ गए ना, तो ये ए यूनियन ए डैश जो है वो ए ही बनेगा, क्योंकि ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ए बार इक्वल आ गया ए, यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना। ठीक है, तो एक तरफ से थ्योरम प्रूव हो गई। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स में हम इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली कंडीशन यानी कि ये वाली कंडीशन अज्यूम करके चलेंगे। लेट ए बार इक्वल ए। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव ए इज अ क्लोज्ड सेट। हमें सेट को क्लोज्ड प्रूव करना है। ओके, तो सेट को क्लोज प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, यानी कि ए डैश जो है वो हमें ए का सबसेट बनाना होगा। ओके, तो देखिए, सिंस ए बार इक्वल क्या होता है, ए यूनियन ए डैश, ए बार इक्वल ए यूनियन ए डैश होता है। हमें पता है ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश।
राइट, एंड ए यूनियन ए डैश इज ए बार एंड ए बार इज ए, ये हमें गिवन है, यानी कि ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए, और ये शो करते ही हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज ए इज अ क्लोज्ड सेट। ठीक है, देखो मैं रिपीट करती हूँ इस पार्ट को, सेट को क्लोज प्रूव करने के लिए हमें ये कंडीशन बनानी पड़ेगी, ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बनाना पड़ेगा, राइट। हमें ये पता है ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश होता है। यूनियन का तो जो दो सेट का जिनका हम यूनियन लिख रहे हैं उसमें ये दोनों सेट कंप्लीटली कंटेन्ड इन होते हैं, मतलब ए भी इसका सबसेट है और ए डैश भी इसका सबसेट है। सो ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश। ओके, ए यूनियन ए डैश होता है ए बार, ये हमने लिखा है इट इज़ ए बार, और हम अज्यूम करके चल रहे थे ए बार इक्वल्स टू ए, सो इट इज़ ए। तो अभी इन दोनों को अगर हम लिख दें तो ए डैश इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, और ये कंडीशन आते ही हम कह सकते हैं ए इज़ अ क्लोज्ड सेट। ओके, तो ये थ्योरम दोनों तरफ से प्रूव हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम है द क्लोजर ए बार ऑफ सेट ए का क्लोजर ए बार जो है इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए बार सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेन करने वाला ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट ए बार होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो एक बात तो हमें पता है, वी नो ए बार जो होता है वो होता है ए यूनियन ए डैश, है ना, यानी कि ए जो है वो सबसेट होता है ए बार का, क्योंकि ए बार ए और ए डैश का यूनियन है, तो ए डैश भी ए बार का सबसेट होगा और ए भी ए बार का सबसेट होगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि ए बार ए को कंटेन करता है। ठीक है, तो थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है कि ये ए बार जो है ना ये सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है ए को कंटेन करने वाला, मतलब हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो ये कि ए बार क्लोज्ड होगा, ए बार क्लोज सेट है, एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है ए को कंटेन करने वाला। आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ आ गया हो। हमें दो चीज़ें इस थ्योरम में प्रूव करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ए बार इज़ अ क्लोज सेट। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि ए को कंटेन करता है ए बार, तो हम ये प्रूव करेंगे ए बार इज़ अ क्लोज सेट। उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, लेट ए सबसेट ऑफ आर बी एनी सेट। ठीक है, वी नो ए बार यानी कि क्लोजर ऑफ ए इक्वल होता है ए यूनियन ए डैश। ठीक है, इट इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ ए बार, ए बार का सबसेट होता है, ए बार ए को कंटेन करता है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, जैसे मैंने बोला हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है, एक तो ये प्रूफ करना है ए बार क्लोज्ड होगा ए बार, दूसरा ये प्रूफ करना है ये स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है वो हम मान लेते हैं टू प्रूफ ए बार इज अ क्लोज्ड सेट। हमें ए बार को क्लोज सेट प्रूफ करना है। ठीक है, ए बार को क्लोज्ड प्रूफ करना है, या फिर ऐसे कह लो इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करना है, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है। तो इस सेट को क्लोज प्रूफ करना या फिर कह लो इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करना एक ही बात है। तो दैट इज ए बार कॉम्प्लीमेंट, हमें पता है ये होता है रियल नंबर के सेट में से ए बार को माइनस कर दो, इज एन ओपन सेट। ठीक है, ए बार इज अ क्लोज सेट प्रूफ करना है, या फिर कह लो ए बार कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट प्रूफ करना है। ठीक है, ओपन किसी सेट को ओपन कैसे प्रूफ करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हमें क्या करना पड़ता है, उस सेट में से एक एलिमेंट लेना होता है, फिर उस एलिमेंट के लिए एक नेबरहुड ढूंढना होता है जो पूरा का पूरा सेट का सबसेट बन जाए, तो ये सेट ओपन प्रूफ हो जाता है।
राइट। तो हम इस सेट में से एक एलिमेंट लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a बार c। ठीक है, इसमें से एक एलिमेंट ले लिया हमने। इसका मतलब ये है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a बार, क्योंकि x अगर a बार के कॉम्प्लीमेंट में है तो x a बार में नहीं हो सकता, राइट। और a बार इक्वल क्या होता है, a यूनियन a डैश। तो अगर कोई एलिमेंट, कोई पॉइंट a बार का एलिमेंट नहीं है, a बार का मेंबर नहीं है, तो वो ना तो a में होगा ना ही a डैश में होगा, क्योंकि a बार a और a डैश का यूनियन है। अगर x a में होता तो भी a बार में आता, x अगर a डैश में होता तो भी a बार में आता। इसका मतलब ये हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश, राइट। दोनों में नहीं होगा तभी तो a बार में नहीं जाएगा। ओके, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश का मतलब है a डैश होता क्या है, a के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, और x जो है वो उस सेट में बिलोंग नहीं करता, यानी कि x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, राइट। सिंस x does not belongs to a dash, it implies x is not a limit point of set a। x a सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट होता तो वो a डैश का मेंबर बनता। ओके, तो अगर ये a सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है तो लिमिट पॉइंट वाली जो डेफिनेशन होती है कि लिमिट पॉइंट कब नहीं होता, उससे हम क्या लिख सकते हैं, it implies there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon x plus epsilon x का कम से कम एक एप्सिलॉन नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जिसमें से अगर हम एलिमेंट x को माइनस कर दें तो उसका इंटरसेक्शन a के साथ खाली होगा। ठीक है, तभी तो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। हम लिमिट पॉइंट बनाने के लिए क्या कहते हैं, दो तरीके से कहते हैं। एक तो ये कि x का हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड और a में इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन हो, या फिर यही सिमिलर होता है इस चीज़ के कि x के हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड में से x एलिमेंट को हटाने के बाद सेट में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, मतलब सेट में एक ऐसा एलिमेंट हो जो एप्सिलॉन नेबरहुड में भी बिलोंग करता हो और वो एलिमेंट x ना हो। ठीक है, ये लिमिट पॉइंट होने की कंडीशन होती है कि हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए लिमिट पॉइंट होने वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, तो मतलब x के एप्सिलॉन नेबरहुड में और a में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता इस एलिमेंट x के अलावा। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है ना कि x के एप्सिलॉन नेबरहुड में और a में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस इस एलिमेंट को छोड़ दिया जाए अगर, ये एलिमेंट कॉमन हो सकता है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। बट ये एलिमेंट तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि x के एप्सिलॉन नेबरहुड में और a में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट नहीं है। उसके हिसाब से क्या था कि x के एप्सिलॉन नेबरहुड में और a में x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, और साथ में हमने ये भी लिखा है कि x भी a में नहीं है, मतलब x के एप्सिलॉन नेबरहुड में और a में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a इक्वल 5। मतलब x का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है वो पूरा का पूरा a से बाहर है, a से बाहर है यानी कि a के कॉम्प्लीमेंट में है। x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कम्प्लीटली कंटेन्ड इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a के बाहर है। ओके, अब दूसरी चीज़ ये देखिए, जब हम कह रहे हैं कि x के इस एप्सिलॉन नेबरहुड में और सेट a में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी पॉइंट, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एप्सिलॉन नेबरहुड में और सेट a में दोनों में बिलोंग करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस एप्सिलॉन नेबरहुड का कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। इस एप्सिलॉन नेबरहुड का कोई भी पॉइंट सेट a का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। जैसे ये x माइनस एप्सिलॉन और ये x प्लस एप्सिलॉन, तो x माइनस एप्सिलॉन से लेकर के x प्लस एप्सिलॉन तक
कोई भी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग नहीं करता, राइट, क्योंकि हम कह रहे हैं इंटरसेक्शन इसका ए के साथ एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। तो इस रेंज में से कोई भी पॉइंट उठाओगे, कोई भी पॉइंट, तो उसके लिए ऐसा एप्सिलॉन ढूंढा जा सकता है ना कि पूरा का पूरा एप्सिलॉन नेबरहुड इसके अंदर आए, इसका सबसेट हो। जब उसका एप्सिलॉन नेबरहुड पूरा का पूरा इस सेट के अंदर होगा, मतलब मान लो ए कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर वाले जो एलिमेंट्स है वो ए है, इस तरीके से है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं। तो अगर मैं इस पॉइंट, इस सेट के कोई भी पॉइंट को लूँगी तो उसके लिए एप्सिलॉन नेबरहुड ऐसा ढूंढा जा सकता है जो इससे डिसजॉइंट होगा, जिसमें और सेट ए में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट का एक भी एप्सिलॉन नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है जिसमें और सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो पॉइंट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनता, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर ये एप्सिलॉन नेबरहुड वाला जो ओपन इंटरवल है ये पूरा का पूरा सेट ए से बाहर है, तो इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का अगर इंटरसेक्शन हम a डैश के साथ लें तो वो भी खाली होगा, क्योंकि इस रेंज में x माइनस एप्सिलॉन से लेकर के x प्लस एप्सिलॉन तक के जो पॉइंट है उन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स ए डैश में कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ए डैश यानी कि ए के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन ए डैश का और इसका इंटरसेक्शन खाली होगा, है ना। यानी कि ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड है ये पूरा का पूरा सेट ए से भी बाहर है और ए डैश से भी बाहर है, राइट। मतलब x माइनस एप्सिलॉन से बड़े और x प्लस एप्सिलॉन से छोटे जो एलिमेंट है वो ना तो a में और ना ही a डैश में, दोनों में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन अगर हम a बार के साथ लें तो वो भी खाली होगा, राइट, क्योंकि a बार क्या होता है, सेट a और सेट a डैश के पॉइंट्स का कलेक्शन। अब हम ये कह रहे हैं कि x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन तक एक भी पॉइंट a में बिलोंग नहीं करता और x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन तक एक भी पॉइंट a डैश में बिलोंग नहीं करता। तो जब इस रेंज का कोई भी पॉइंट ना a में ना a डैश में, तो a बार में कहाँ से जाएगा, क्योंकि a बार क्या होता है, a यूनियन a डैश होता है, सिंस a बार इक्वल a यूनियन a डैश, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड है ये पूरा का पूरा ए बार के कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। अब देखो x एलिमेंट हमने कहाँ से लिया था, x एलिमेंट लिया था हमने ए बार के कॉम्प्लीमेंट से, और उस एलिमेंट के लिए एक एप्सिलॉन नेबरहुड हमने ढूंढ दिया जो कि पूरा का पूरा ए बार के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड इन है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बार कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ओपन सेट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो ए बार का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट है, और जब ए बार का कॉम्प्लीमेंट ओपन है इसका मतलब ए बार इज अ क्लोज्ड सेट। ए बार जो है वो क्लोज सेट होगा, ठीक है। तो देखिए हमें थ्योरम में ये प्रूव करना था कि ए बार इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ठीक है। तो हमें ये तो पता ही है कि ए बार ए को कंटेन करता है, यानी कि ए बार इज अ सेट कंटेनिंग ए, एक ऐसा सेट है जो ए को कंटेन करता है। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बार क्लोज्ड है, यानी अभी तक हम ये कह सकते हैं कि ए बार एक क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है। अब सिर्फ ये एक वर्ड प्रूव करना बाकी है कि ए बार सबसे छोटा ऐसा क्लोज सेट है जो ए को कंटेन करता है, ठीक है। इसको समझो पहले। देखो ए बार ए को कंटेन करता है, ए बार क्लोज्ड है, ठीक है। मतलब ए बार एक क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई और क्लोज सेट हो जो ए को कंटेन करता हो तो उस क्लोज सेट में से और ए बार में से ए बार छोटा होगा। क्योंकि मैं लिख कर बताती हूँ आपको, ए बार इज अ क्लोज सेट, ये एक क्लोज सेट है,
ठीक है, एंड ए इज कंटेन्ड इन ए बार, ए बार में कंटेन्ड इन है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये सबसे छोटा ऐसा क्लोज सेट होगा जो ए को कंटेन करता है। यानी हम क्या करेंगे, एक और मान लो बी हमने कोई क्लोज सेट लिया, ठीक है, इस तरह से लिया कि ए जो है वो पूरा का पूरा बी के अंदर है, यानी कि बी एक और क्लोज सेट है जो ए को कंटेन करता है। तो अब ये भी एक क्लोज सेट है जो ए को कंटेन करता है और बी भी एक क्लोज सेट है जो ए को कंटेन करता है। तो हमें प्रूव ये करना है कि इन दोनों में से ए बार जो है वो छोटा होगा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए बार किसी भी और क्लोज सेट जो कि ए को कंटेन करता है उससे छोटा है, यानी कि ए बार स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो अगला जो प्रूफ है उसके लिए हम एक और क्लोज सेट इस तरह का लेंगे कि ए उसका सबसेट हो, और फाइनली हम ये प्रूव करेंगे कि ए बार में से और बी में से ए छोटा है ना। तो दो सेट में से छोटा प्रूव करना मतलब हम ये प्रूव करेंगे कि ए बार जो है वो पूरा का पूरा बी के अंदर होगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ए बार बी से छोटा है, बी भी क्लोज्ड है, ए बार भी क्लोज्ड है। दोनों ए बार और बी कैसे क्लोज्ड है, जो ए को कंटेन करते हैं। ठीक है, और उनमें से ए बार छोटा है, यानी कि ए बार स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है ए को कंटेन करने वाला। ओके, तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। लेट बी बी एनी क्लोज्ड सेट सच दैट ए इज कंटेन्ड इन बी। बी हमने कोई क्लोज सेट ले लिया, इस तरह से ले लिया कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बार इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अब ये जो कंडीशन है जो हमें प्रूव करनी है, किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, इस सेट में से कोई एलिमेंट लो, वो एलिमेंट अगर दूसरे सेट में बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है, यानी कि ये सेट पूरा का पूरा दूसरे सेट में बिलोंग करता है, यानी कि ये सेट दूसरे सेट का सबसेट है। ठीक है, तो किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करने का ये प्रोसीजर होगा। जिस सेट को सबसेट प्रूव करना है उसमें से एक एलिमेंट लो, उस एलिमेंट को फाइनली आपको दूसरे सेट में बिलोंग करवाना है और आपका काम हो जाएगा, सेट दूसरे सेट का सबसेट प्रूव हो जाएगा। राइट, तो हम एक एलिमेंट लेंगे ए बार में से। ओके, ए बार में से एलिमेंट लिया है हमने, इसे बिलोंग करवाना है हमें बी में, और ए बार इक्वल होता है ए यूनियन ए डैश। ठीक है, तो एक्स अगर ए बार का एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स या तो ए का एलिमेंट होगा या ए डैश का एलिमेंट होगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। दोनों में भी हो सकता है, लेकिन उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में है तो भी ये केसेस से वो प्रूव हो जाएगा। ओके, तो या तो एक्स ए में है या एक्स ए डैश में है, तो ये अगेन दो सिचुएशंस बन गई ना हमारे पास। तो अब हमें दोनों को डील करेंगे, अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में जाएगा, एक्स ए डैश में है तो भी बी में जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हमें करना क्या है, एक्स ए बार में से लिया और एक्स को बी में भेजना है। ओके, तो इसमें जो पहला पार्ट है वो लेते हैं हम, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में है, ठीक है, एंड ए कैसा है, कंप्लीटली कंटेन्ड इन बी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में तो एक्स जो है वो बी में चला गया। अब मान लो एक्स ए बार में था, एक्स ए में ना हो, एक्स ए डैश में हो, तब उस सिचुएशन में भी तो हमें एक्स को बी में भेजना है। तो हम ये वाला केस लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। एक्स ए डैश में लिया है हमने, यानी कि एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। राइट, इसका मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, intersection A contains infinite many
पॉइंट्स, मतलब x का हर एप्सिलॉन नेबरहुड a के इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करेगा। मतलब x के एप्सिलॉन नेबरहुड में और a में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होंगे। ठीक है, अब देखो a जो है वो पूरा का पूरा b में है, a पूरा का पूरा b में है, अरे a पूरा का पूरा b में है, तो जो a के इनफाइनाइट पॉइंट x के एप्सिलॉन नेबरहुड में है वो b में भी है, क्योंकि a पूरा का पूरा b में है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन b contains infinite many points since a is completely contained in b। a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं, तो जो a के एलिमेंट एप्सिलॉन नेबरहुड में और a में कॉमन थे वो सारे के सारे एप्सिलॉन नेबरहुड b में भी कॉमन होंगे, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में भी हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या बता रहा है कि x जो है वो b का भी लिमिट पॉइंट है। इट इम्प्लाइज x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ b, x b का लिमिट पॉइंट है और b कैसा है, एंड b इज अ क्लोज सेट, b क्लोज सेट है और हमें पता है क्लोज सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। क्लोज सेट अगर है तो उसका हर लिमिट पॉइंट उसका मेंबर बनेगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू b, x b का मेंबर है। तो देखिए हमने x लिया था a बार से, ठीक है, और x a बार में है तो x जो है वो या तो a में होगा या a डैश में होगा। तो अगर x a में है तो भी हमने देख लिया कि x b में चला जाएगा, और अगर x a डैश में है तो भी हमने देख लिया कि x b में चला जाएगा। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया, हेंस x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू a बार implies x बिलोंग्स टू b। इस सेट का a बार का हर एलिमेंट सेट b में जाता है, सेट b में बिलोंग करता है, मतलब ये सेट पूरा का पूरा इस सेट के अंदर कंटेन्ड इन है। इट इम्प्लाइज a बार इज कम्प्लीटली कंटेन्ड इन b, और यही हमें प्रूव करना था कि a बार जो है वो b का सबसेट बनता है। अब हम कह सकते हैं हेंस a बार इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग a को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट a बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।